मुझे टेलीग्राम पे चलेगा और यूट्यूब पे थोड़ी चलेगा, यूट्यूब पे थोड़ी ठीक है। जीत जाएंगे। चलो कहाँ तक गया गया बता दो। आने की सब्जी स्टार्ट बोलिए। चलिए बच्चे आगे स्टार्ट करते हैं। अब हेडिंग डालिएगा बच्चे हो, सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग और रुक जाइए जल्दी जल्दी स्टार्ट किया जाए। चलिए आप क्या पढ़ा रहे हो हो गया था। अब हेडिंग डालिए बच्चे लोग, एटॉमिक क्रिस्टल। एटॉमिक क्रिस्टल, परमाणविक क्रिस्टल। और इसे बच्चे लोग और जानते हैं ये कोवैलेंट क्रिस्टल भी कहा जाता है, सहसंयोजक, या इसे चार्वक क्रिस्टल, नेटवर्क क्रिस्टल भी कहा जाता है। नेक्स्ट टाइम पर बच्चों को हमने बताया होगा कि ये जो क्रिस्टल होते हैं, ठीक है, वो इनके कंपोजिशन के बेस पर हमने बच्चों को क्लासिफाइड किया था कि किस प्रकार से वो बने होते हैं। आयनिक क्रिस्टल की चर्चा हमने किया हुआ था। अब एटॉमिक क्रिस्टल जैसे नाम से ही लग रहा है बच्चों, ये जो है एटॉमिक क्रिस्टल फॉर्म होते हैं, बने होते हैं, फॉर्म बाई एटम, परमाणु के बने। अब सोचिए बच्चों, जैसे मान लेते हैं एक एटम है जो कि ये लैटिस क्रिस्टल है, इसलिए इसमें ढेर सारे यूनिट आपस में जुड़ करके एक नेटवर्क बनाएंगे। और यहाँ पर अगर आप देखिए तो एक हमने क्रिस्टल को खींचा है जिसमें कंपोनेंट एटम, ये सब आपके एटम, और ये दूसरे से एक रेगुलर क्रम में जुड़े हुए हैं कोवैलेंट बॉन्ड द्वारा बच्चों, इसीलिए इसे कोवैलेंट क्रिस्टल भी कहा जाता है। आपसे पूछा गया है कि कोवैलेंट क्रिस्टल इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनके मध्य जो अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बच्चों, वो कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पर ये एटम होते हैं और ये एटम एक दूसरे से कोवैलेंट बॉन्ड द्वारा ये आपस में, तो ये आपस में जुड़ करके एक नेटवर्क बनाते हैं। ये छोटे छोटे यूनिट आपस में मिलकर के एक नेटवर्क बना लेते हैं, इसीलिए इसे हम, और ध्यान में बच्चे लोग इसकी प्रॉपर्टी को अगर देखा जाए तो इसकी प्रॉपर्टी में इनके सबसे ज्यादा हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, सबसे अधिक मेल्टिंग पॉइंट वाला क्रिस्टल क्या होता है बच्चे लोग, कोवैलेंट क्रिस्टल या एटॉमिक क्रिस्टल। पूछा जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे लोग, पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से क्रिस्टल बहुत ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट के होते हैं। और दूसरी बात है बच्चे लोग, बहुत हार्ड भी होते हैं, हार्डेस्ट होते हैं, सबसे कठोर भी होते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है और हार्डेस्ट होते हैं। जैसे बच्चे लोग डायमंड को जानते हैं, डायमंड दुनिया का सबसे कठोर एरोड्रॉप्स होता है, ठीक है। और चूंकि इसमें आयन नहीं पाए जाते, इसीलिए बताओ क्या होते हैं, वायर्ड कंडक्टर होते हैं बच्चे लोग, चालक होते हैं,
ठीक है। लेकिन इसका एक्सेप्शन है ग्रेफाइट। एक्सेप्शन ग्रेफाइट का क्यों हो जाता है, अभी हम बच्चों को बता रहे हैं। जो एक्सेप्शन है अपवाद है, एक्सेप्शन में अपवाद बच्चे लोग ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो होता है यह एक प्रकार का कोवलेंट क्रिस्टल है, लेकिन वो गुड कंडक्टर होता है बच्चे लोग। ये ग्रेफाइट जो होता है वो क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है। बाकी जितने भी कोवलेंट होते हैं ये सब के सब बैड कंडक्टर होते हैं। ऐसा क्यों हो जाता है अभी हम आपको बता रहे हैं। तो पहले तो बच्चे लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद लिख ले लीजिए। चलिए हो गया। चलिए तो नीचे लिखिएगा एटॉमिक या कोवैलेंट क्रिस्टल के एटॉमिक या कोवैलेंट क्रिस्टल एटम के बने होते हैं, जो आपस में एटम के बने होते हैं, जो आपस में कोवैलेंट बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं, जो आपस में कोवैलेंट बॉन्ड द्वारा जुड़े। जैसे डायमंड, ग्रेफाइट आदि। हो गया सही बच्चों का। तो एटॉमिक क्रिस्टल की एटम एक दूसरे से किसके द्वारा बने होते हैं बच्चों, कोवैलेंट बॉन्ड द्वारा। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड मिल करके ये जो यूनिट क्रिस्टल होते हैं इतने गूढ़ हो जाते हैं, इतने कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं कि एक नेटवर्क बना लेते हैं जाल जैसा, और इसी नेटवर्क का बहुत हार्ड और हाई मेल्टिंग पॉइंट हो जाते हैं। अब सभी बच्चे नोट करेंगे कोवैलेंट क्रिस्टल के गुण, कोवैलेंट क्रिस्टल के गुण। नंबर 1, कोवैलेंट क्रिस्टल में एटम एक दूसरे से, कोवैलेंट क्रिस्टल में एटम एक दूसरे से कोवैलेंट बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। नंबर नेक्स्ट, यूनिट या इकाई क्रिस्टल आपस में, इकाई क्रिस्टल आपस में, इकाई क्रिस्टल आपस में जुड़कर, इकाई क्रिस्टल आपस में जुड़कर एक जालवत संरचना बनाते हैं। जालवत नेटवर्क, एक जालवत संरचना बनाते हैं। इनकी ये जालवत लैटिस संरचना, जालवत संरचना होती है जब ढेर सारे यूनिट मिल जाते हैं बच्चे लोग, तो उसे हम कहते हैं लैटिस स्ट्रक्चर। ये लैटिस संरचना अत्यधिक जटिल होने के कारण, अत्यधिक जटिल होने के कारण
टेलीग्राम पे कैसे भेज व्हाट्सएप में? अत्यधिक जटिल होने के कारण ये अत्यधिक कठोर तथा उच्च गलनांक के होते हैं। अब सभी बच्चों को आपके कोर्स में दो स्ट्रक्चर दिया गया है, डायमंड और ग्रेफाइट का। तो सभी बच्चे नोट करेंगे डायमंड, हीरा। देखो नेचुरली जो हीरा होता है ये कोल माइन कोयले की खान बच्चों, कोल माइन को क्या कहते हैं? कोयले की खान। वैली ऑफ कृष्णा रिवर जो है, नदी है, उसके तलहटी ये पाया जाता है। तो जो वैली होती है वो इसमें हीरा प्राप्त होता है, नेचुरल एरिया से प्राकृतिक एरिया से, ठीक है। और यह एक एटॉमिक क्रिस्टल होता है, सभी बच्चे जानते हैं। और यह हार्डेस्ट क्रिस्टल होता है, सबसे कठोर हार्डेस्ट क्रिस्टल होता है बच्चों। ये बहुत ही ज्यादा कठोर क्रिस्टल होता है। अब हम इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं, संरचना को देखते हैं, इसके बाद इसको कुछ पॉइंट बताएंगे बच्चों को, ठीक है। स्ट्रक्चर अगर आप देखिए तो सभी बच्चे जानते हैं कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। ये लोग हमने 4 वैलेंसी खींच लिया। अब ये चारों वैलेंसी कार्बन की बगल के कार्बन से जुड़ी होती है। इस प्रकार से देखो, यहाँ पर एक हमने इस प्रकार से अगर इसकी चारों वैलेंसी को मिलाइए तो सभी बच्चे देख रहे हैं टेट्राहेड्रल चतुष्फलकी स्ट्रक्चर बन रहा है बच्चों। ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर और इसका यूनिट स्ट्रक्चर, यूनिट सेल होता है या यूनिट क्रिस्टल होता है। यही जब आपस में एसोसिएट कर जाते हैं, आपस में मिलते हैं, तो एक कॉम्प्लेक्स जटिल बच्चों, कॉम्प्लेक्स, ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बना लेते हैं, जालबद्ध नेटवर्क का फॉर्मेशन करते हैं और इसी को हम कह देते हैं हीरा। क्योंकि इसकी संरचना इतनी जटिल होती है इसीलिए बहुत ज्यादा कठोर अपनी संरचना के कारण हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि ये इसका नेटवर्क इस प्रकार से होता है कि इसको तोड़ना आसान नहीं होता और उसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ऊंचे होते हैं। ये कार्बन को देखिए तो हर समय ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होता है। इसलिए कार्बन में अगर देखा जाए तो कार्बन सिंगल बॉन्ड होते हैं इस प्रकार से, इनमें 1.54 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर व्यवस्थित होते हैं और प्रत्येक कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं। इनके बीच में जो वैलेंसी होती है, बॉन्ड एंगल बिटवीन टू वैलेंस, बॉन्ड एंगल बिटवीन, बी ए का मतलब बच्चों बॉन्ड एंगल बिटवीन टू वैलेंसी, दो संयोजकताओं के मध्य कोण, वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट का। सभी बच्चों को हमने संकरण या हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाया है और उसमें बताया होगा sp3 संकरण जो है वो हर समय क्या होता है, वो ठीक है sp3 हाइब्रिडाइज का बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का। सभी बच्चे इस चीज को स्क्रीनशॉट में डाल लें और तुरंत इस पर लिखिए। चलिए
आवाज वगैरह ठीक जा रही बाल को? हाँ, आवाज वगैरह ठीक जा रही हो? कैसे तुम लोग मस्ती मार रहे हैं? हो गया? सभी बच्चों का हो गया? चलो नीचे लिख लीजिएगा। लिखिए गुड मॉर्निंग वगैरह ना भेजो वाला, जो पढ़ा रहे हैं बेटा उसको पढ़ो। गुड मॉर्निंग भेज क्या करोगे? हमारा आशीर्वाद हर समय रहता है, गुड मॉर्निंग में भेजो, ठीक है? जो पढ़ा रहे हैं उसको पढ़िए। तो नीचे लिखिए डायमंड की संरचना में या हीरे की संरचना में, हीरे की संरचना में कार्बन की चारों संयोजकताएं, कार्बन की चारों संयोजकताएं प्रत्येक कार्बन की चारों संयोजकताएं बगल के कार्बन से जुड़ी होती, बगल के कार्बन से जुड़ी होती तथा ये संरचनाएं एक दूसरे से जुड़कर चतुष्फलकीय संरचना बनाती है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, चतुष्फलकीय संरचना बनाती है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ये संरचनाएं आपस में मिलकर एक नेटवर्क या जालक संरचना का निर्माण करते हैं। यही कारण है कि कोवैलेंट क्रिस्टल को, यही कारण है कि कोवैलेंट क्रिस्टल को नेटवर्क क्रिस्टल भी कहा जाता है। नेटवर्क क्रिस्टल, जालक संरचना, नेटवर्क स्ट्रक्चर या जालक संरचना भी कहा जाता है। तो सभी बच्चे देखें कि ये आपस में टेट्राहेड्रल यूनिट जो आपस में कंबाइन करती हैं तो एक नेटवर्क कॉम्प्लेक्स बनाती हैं, और इसी नेटवर्क कॉम्प्लेक्स के कारण बच्चे लोग हीरा दुनिया का सबसे कठोर बन जाता है और मेल्टिंग पॉइंट में इसकी बहुत ज्यादा जाती है। क्योंकि सभी बच्चे देख रहे हैं कि यहाँ पर इसकी चारों वैलेंसी मतलब चारों इलेक्ट्रॉन बगल के कोवैलेंट बॉन्ड द्वारा जुड़े हैं। यहाँ पर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन न होने के कारण डायमंड का क्रिस्टल जो है वो वाइड कंडक्टर होता है, क्योंकि कोई फ्री इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास नहीं होते। जो चार इलेक्ट्रॉन होते हैं चारों के चारों कोवैलेंट बॉन्ड द्वारा आपस में। नोट में लिखिएगा बच्चे लोग, नोट नंबर 1, नोट नंबर 1, डायमंड की संरचना में कार्बन की चारों संयोजकताएं
कार्बन की चारों संयोजकताएं बगल के कार्बन से जुड़ी होगी, अतः कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण, अतः कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण ये विद्युत के कुचालक होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अब जरा ध्यान से सुनिए बच्चे लोग कि इसका सभी बच्चे जानते हैं कि हीरे को अगर टार्च रात में डाल करके छोड़ दिया जाए तो काफी देर तक ये ट्विंकलिंग करता है, टिमटिमाता रहता है। इसका कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है? इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसे बच्चे लोग अपवर्तनांक कहते हैं, ये 2.4 होता है बच्चे लोग, बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए जब लाइट इसके अंदर प्रवेश करती है तो इसी के अंतर्गत ही रिफ्लेक्ट हो जाती है। ये लोग यहाँ पर रिफ्लेक्ट होती रहती है और धीरे धीरे छन करके बाहर निकलने वाली, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसी को हम कहते हैं बच्चे लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसे हिंदी में पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो अगला पॉइंट नोट में डाल दीजिएगा, हीरे का अपवर्तनांक अधिक होने के कारण, कोष्टक में 2.4, हीरे का अपवर्तनांक अधिक होने के कारण इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, जिसके कारण इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, जिसके कारण हीरा टिमटिमाता है, ट्विंकलिंग करता है, जिसके कारण हीरा ट्विंकलिंग करता है या टिमटिमाता है। तो आपने देखा कि इसका अपवर्तनांक बहुत अधिक होता है, इसलिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के कारण ट्विंकलिंग करता है। और दूसरी बात, इसका नेटवर्क ज्यादा बना देता है। चलो यही कारण है कि इसका जो क्वथनांक और हार्डनेस जो होती बहुत ज्यादा हो जाती है। और इसका यूनिट क्रिस्टल ये टेट्राहेड्रल चतुष्फलक की तरफ लगा होता है। 2 संयोजकताओं के बाद 109 डिग्री 28 मिनट का कोण बनता है और प्रत्येक कार्बन एक दूसरे से 1.54 एंगस्ट्रॉम पर होते हैं। क्यों? क्योंकि ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है और sp3 हाइब्रिडाइज्ड का बॉन्ड लेंथ को बढ़ाया गया है 1.54 एंगस्ट्रॉम के पास। ठीक है, हो गया सही बच्चों का। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपने देखा हीरा पहली बात तो गाइड कंडक्टर होता है। दूसरी बात एक और है बच्चों कि हम जो नेचुरल हीरा प्राप्त होता है नेचर में, उसको हम लैब में नहीं बना सकते। मतलब जो आपके घर में हीरा आता है वो एक्चुअली आर्टिफिशियल होता है, इसको हम आर्टिफिशियल रूप से ही बना सकते हैं, लेकिन उसका स्ट्रक्चर वो नेचुरल से बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, होता वैसे ही है लेकिन उसमें वो गुण नहीं पाए जाते हैं जो हीरे में पाए जाते हैं। ठीक है, तो नोट लिखिएगा। देखो अब प्रकृति में होता क्या है बच्चों, जब कार्बन या ग्रेफाइट के ऊपर बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर बहुत देर तक लगता है, उच्च ताप और उच्च दाब बहुत देर तक लगाया जाता है, तो जो एमार्फस होता है कोल या कोयला वो धीरे धीरे इस दाब और ताप के कारण टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर लेना शुरू कर देता है और इसमें बच्चे लोग लाखों साल लगते हैं।
ठीक है। तो इसमें इतना ज़्यादा दबाव और ताप हम लाखों साल तक लगा नहीं सकते, इसलिए जो नेचुरल डायमंड होता है उसको हम कभी नेचर में से ही प्राप्त करके उसको लैब में नहीं बना सकते, ठीक है। लेकिन हम वैसे बना भी सकते हैं, लेकिन वो एडी होगा, आर्टिफिशियल डायमंड। लोग एडी को अमेरिकन डायमंड कहते हैं, ये गलत है। अमेरिकन डायमंड नहीं होता बच्चे लोग, एडी का मतलब आर्टिफिशियल डायमंड होता है। और नेचुरल डायमंड जो है वो कोल माइन, कोयले के खान और कृष्णा नदी के घाटियों में पाया जाता है, ठीक है। और ध्यान रहे बच्चे लोग, वीनस ग्रह को सभी बच्चे जानते हैं, एक ऐसा ग्रह होता है जहाँ पर डायमंड की बरसात होती है। तो इसमें इतना ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर होता है, जैसे सभी बच्चे देखे होंगे आपके यहाँ पर पृथ्वी पर ओले पड़ते हैं, ठीक है, स्टोन जो ये पत्थर पड़ते हैं, तो उसमें होता क्या है, इतना ज़्यादा कम टेम्परेचर होता है कि पानी जो है जम करके छोटे छोटे क्रिस्टल के रूप में चला आता है और वही नीचे आता है। ऐसे वहाँ पर भी होता है, तो वहाँ पर तो बरसात होती है डायमंड, ठीक है। और यही है कि वहाँ का टेम्परेचर बहुत अधिक है, प्रेशर भी बहुत अधिक है, इसलिए वहाँ के पार्टिकल तुरंत एसोसिएट करके टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बदल जाते हैं और डायमंड को नीचे, ठीक है। तो नोट में लिखेगा, नोट नंबर में से बच्चे लोग देखेंगे। देखो, जब ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट ग्रेफाइट इसके ऊपर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर हम काफ़ी देर तक लगाते हैं, लॉन्ग टाइम, ठीक है। ये लॉन्ग टाइम है बच्चे लोग। तो आपका मार्केट में हीरा बनता है, पूरे दिन भर के तैयार नहीं होता, लॉन्ग टाइम पर डालते हैं। आयरन या निकेल या कोबाल्ट, ये कैटलिस्ट का काम करता है रिपेयर, तो इसको हम मोल्टेड स्टेट में ले जाते हैं, ये मोल्टेड हो जाता है, मोल्टेड, ठीक है। इतना गर्म करते हैं और तब ये जा करके एडी में बदलता है, आर्टिफिशियल डायमंड, ठीक है। और इसकी हम कटिंग शटिंग करते हैं। ध्यान रहे बच्चे लोग, हीरा को काटने का काम, अब आप सोच रहे होंगे जब हीरा दुनिया का सबसे कठोर है तो इसको काटता कौन है। अब हीरे का उपयोग सभी बच्चे जानते हैं, ये कांच इतना कठोर होता है उसको भी काट देता है, इसलिए आपके घर में जो खिड़की दरवाजे लगाए जाते हैं उसका फ्रेमिंग करने के लिए हम हीरे की लगी हुई पानी को, चाकू होती है उसको खींच देते हैं, उसको दो टुकड़ों बढ़ जाता है, तो वो एडी एक्चुअली वो एडी होता है, ठीक है। आर्टिफिशियल डायमंड होता है और यही आपका आर्टिफिशियल डायमंड बनाने का तरीका होता है। तो आपने देखा यहाँ पर इस प्रकार को इसको नीचे लिख लीजिएगा। जब ग्रेफाइट या कोयले के ऊपर, जब ग्रेफाइट या कोयले के ऊपर उच्च ताप तथा उच्च दाब, उच्च ताप तथा उच्च दाब उच्च ताप तथा उच्च दाब काफी देर तक लगाया जाता है, काफी देर या काफी समय तक लगाया जाता है। तो ग्रेफाइट धीरे धीरे चतुष्फलकी संरचना लेने लगता है। इसे कृत्रिम हीरा कहा जाता है, आर्टिफिशियल डायमंड, इसे कृत्रिम हीरा कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, देखो
देखो सभी बच्चे जानते हैं हीरा अत्यधिक कठोर होता है, उसको काटता क्या और है तो सिलिका कार्बाइड। सिलिका कार्बाइड से हम सिलिका कार्बाइड से, ये सिलिका कार्बाइड इसके द्वारा हम कटिंग करते हैं। इसमें होता क्या है, कटिंग और फिनिशिंग करते हैं। तो काटा और साटा इसी जाता है सिलिका कार्बाइड पर। इसलिए हीरे को सिलिका कार्बाइड द्वारा हीरे को सिलिका कार्बाइड द्वारा, हाँ जिसे बच्चे लोग क्वार्ट्ज जो नहीं होता SiO2 क्या लिखे सिलिका कार्बाइड द्वारा काटा जाता है, जो एक अत्यधिक तेजी से घूमने वाली व्हील होगी, जो तेजी से घूमने वाली व्हील हो गया बच्चों का। नेक्स्ट, हीरे का उपयोग विभिन्न प्रकार के आभूषण, तामा तथा कठोर वस्तुओं को काटने में प्रयुक्त किया जाता है। कठोर वस्तुओं को काटने में, अब बच्चे लोग देखते होंगे आप दाढ़ी बनाने के लिए ब्लेड लाते हैं, उस पर भी लिखा रहता है, ठीक है, डायमंड कोटेड। तो इसका डायमंड कोटेड जो होता है वो इसी तरह से होता है, इसका पानी चढ़ा दिया जाता है तो जल्दी से उसकी धारें जो है वो खराब नहीं होती। तो ये तो रहा आपका हीरा। तो सभी बच्चे जानते हैं हीरे की क्या क्वालिटी क्या है। एक मोबाइल क्रिस्टल होता है, प्रत्येक कार्बन की चारों वैलेंसी बगल के कार्बन से जुड़ी होती है और जुड़ करके टेट्राहेड्रल या चतुष्फलकी संरचना बनाती हैं। ये चतुष्फलकी संरचनाएं आपस में मिलकर के जालवत संरचना बनाती हैं और इस जालवत संरचना के कारण ही डायमंड अत्यधिक कठोर और अधिक गलनांक का हो जाता है। और दूसरी बात सभी बच्चे देखते हैं कि यहाँ पर कि डायमंड का जो चारों वैलेंसी कार्बन की है, इसकी संरचना में प्रत्येक कार्बन से जुड़ी होने का कोई मुख्य इलेक्ट्रॉन नहीं होने का इसलिए डायरेक्ट कंडक्टर होता है, ठीक है। और कृष्णा नदी घाटियों को मानवीय आ जाता है। नेचुरल हीरे को हम कभी भी लैब में नहीं बना सकते हैं, इसका कारण है कि हमें बहुत अधिक दाब और दाब कई लाख साल तक जब पड़ता है तब वो धीरे धीरे, मतलब डायमंड का फॉर्मेशन बहुत ही वेरी स्लो प्रोसेस होता है, ठीक है, इसीलिए ये बहुत धीमा पड़ता है, ठीक है। अब हेडिंग डालिएगा दूसरा ग्रेड फाइल। अगर आपसे कोई पूछे डायमंड क्यों टिमटिमाता है तो आप कहें कि इसका अपवर्तनांक बहुत अधिक होने के कारण इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है, जिसके कारण वो टिमटिमाता है, ठीक है। और इसकी संरचना टेट्राहेड्रल होती है, प्रत्येक कार्बन sp3 आयोडाइड होते हैं, कार्बन कार्बन के बीच 1.54 दशमलव का बॉन्ड होता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बच्चे को ग्रेड 5। हेडिंग डालिएगा ग्रेड। इसका दूसरा अग्रुप कार्बन का है, ठीक है। ये भी कार्बन का एक अग्रुप होता है और डायमंड भी कार्बन का एक क्रिस्टलीन अग्रुप होता है। ध्यान में बच्चे लोग, कार्बन जो होता है वो कार्बन ये 2 एलोट्रॉप से पाया जाता है, एमार्फस क्रिस्टलीन और दूसरा होता है क्रिस्टलाइन या मार्फस, सभी बच्चों को बताए हैं। और ये मार्फस में इसके कोल आते हैं, कोयला चारकोल है, लकड़ी का कोयला है बच्चे लोग, ठीक है। तमाम तरह के ये हैं, कार्बन ब्लैक भी है जिसे काले बच्चे लोग कहते हैं। ये इस प्रकार से कार्बन ब्लैक जो होता है ये मार्फस क्रिस्टलीन। इसमें 3 तरह के क्रिस्टल होते हैं बच्चे लोग। एक तो भी बच्चे लोग पढ़ ही चुके हैं, डायमंड, काला, और दूसरा होता है आपका ग्रेफाइट होता है, और
तीसरा एक है कार्बन 60 जिसे कहते हैं बच्चों, इसे फुलरीन कहा जाता है। फुलरीन ये आपको नहीं पढ़ना है। और ये फुलरीन जो एक आर्किटेक्चर के नाम पर रखा गया है, अमेरिका में एक गुंबद है जिसकी संरचना बिल्कुल इसी कार्बन 60 के अनुसार ही होती है और इसीलिए उस आर्किटेक्चर के सम्मान में इसका नाम पड़ा है फुलरीन। ठीक है, तो यहाँ पर एक तो आपने पढ़ लिया, इसको पढ़ना नहीं है, एक पढ़ लिया। अब इसको हम पढ़ने जा रहे हैं जो कि एक प्रकार का अमॉर्फस या क्रिस्टलिन है। तो यहाँ पर देखिए ये ग्रेफाइट जो होती है, ये पहली बात तो लेयर स्ट्रक्चर। सोचिए, कल्पना करिए, जैसे आप कॉपी पर जो लिख रहे हैं, एक एक पेपर एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित है और ये पेपर एक दूसरे के ऊपर खिसक ऐसे यहाँ पर होता है। ये कार्बन हेक्सागोनल रूप में व्यवस्थित। तो इस प्रकार से एक खंडभुजिकार है और इसके बाद ये दूसरा है। इस प्रकार से लेयर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगी। मान लेते हैं ये फर्स्ट लेयर, पहली लेयर, और उसके नीचे दूसरी लेयर होती है। इस प्रकार से देखिए ये आपकी दूसरी लेयर है। ठीक है, ऐसे ही लेयर स्ट्रक्चर में ये होता है। ये आपकी सेकेंड लेयर है। ठीक है, ऐसे ही तमाम लेयर होते हैं। और ध्यान रहे बच्चे लोग, यहाँ पर जो देख रहे बच्चे लोग, प्रत्येक जगह पर कार्बन है। कार्बन का इलेक्ट्रॉन्स है, ये कार्बन है और एक दूसरे से कोवैलेंट बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है बच्चे लोग। लेकिन तारीफ की बात देखो कि इसकी कार्बन की जो 4 वैलेंसी होती है, उसमें से केवल 3 वैलेंसी की बगल के कार्बन से जुड़ी होती है और 1 वैलेंसी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये इसके साथ जुड़ जाती है, ये इसके साथ जुड़ जाती है, सेकेंड लेयर है। तो यहाँ कार्बन की हर कार्बन का बच्चे लोग एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ पर ये हमने प्रत्येक कार्बन पर एक फ्री इलेक्ट्रॉन दिखाया है। क्योंकि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, जो 3 वैलेंसी कोवैलेंट बॉन्ड द्वारा जुड़ी है, बाकी वैलेंसी के प्रत्येक कार्बन पर एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। यहाँ पर आपका ये फ्री इलेक्ट्रॉन है बच्चे लोग, मुक्त इलेक्ट्रॉन है। कहीं कहीं किताबों में यहीं पर डबल बॉन्ड दिखाया गया है, वो भी करेक्ट है, क्योंकि ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो कार्बन के पी ऑर्बिटल में है, साइड वाइज ओवरलैपिंग करके बॉन्ड भी बना सकते हैं। ठीक है, इसलिए वो स्ट्रक्चर भी करेक्ट है। ऐसे स्ट्रक्चर आप पीछा करिए। और यहाँ पर देखो बच्चों, कार्बन जो होता है वो sp2 हाइब्रिडाइड, sp2 हाइब्रिडाइड, sp2। इसलिए इसका जो बॉन्ड एंगल होता है 120 अंश का होता है, सभी बच्चे जानते हैं। ध्यान में बच्चे लोग, एक लेयर दूसरे लेयर से 3.4 एंगस्ट्रॉम की डिस्टेंस। अब जो ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है बच्चे लोग, इसलिए एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर स्लाइड कर सकती है, फिसल सकती है। ठीक है, इसीलिए जब आप पेंसिल से लिखते हैं जो कि ग्रेफाइट होता है, तो ये हेक्सागोनल संरचनाएं जो होती हैं आपके पेपर पर उतरती चली जाती हैं और एक ब्लैक मार्किंग करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखिए ग्रेफाइट की संरचना है। और सभी बच्चे जानते हैं कि जब ये sp3 और यहाँ पर ये कोवैलेंट बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड द्वारा ये होते हैं। क्योंकि अगर हम न लिखते हैं तब भी आपको समझ जाना चाहिए, क्योंकि समीकरण जो है हाइब्रिडाइजेशन वो कोवैलेंट बॉन्ड का एक थ्योरी ही है। इसमें बताने की कोई जरूरत नहीं है। तो सभी बच्चे देखें, अब ये लेयर एक दूसरे से ऊपर स्लाइड कर सकते हैं और इनके बीच का जो बॉन्ड लेंथ होता है, जो कार्बन कार्बन के बीच यहाँ बॉन्ड लेंथ जो होता है वो 1.34 एंगस्ट्रॉम का होता है। sp2 हाइब्रिडाइड होता है, लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है और ये हेक्सागोनल पैटर्न में खंडभुजिकार हेक्सागोनल के रूप में कार्बन। ठीक है, अब सभी बच्चे जानते हैं कि जब ये प्रत्येक कार्बन पर एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है
ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो होता है कंडक्टिविटी प्रदान कर सकता है। अभी हमने आपको बताया था कोवैलेंट के क्रिस्टल एक्चुअली जो है बैड कंडक्टर होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट इसका अपवाद होता है, कारण यही होता है ग्रेफाइट की संरचना में इसके छिपा हुआ है। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर जो है उसकी कार्बन की 3 वैलेंसी तो बगल के कार्बन से ज्वाइंट होती है, लेकिन प्रत्येक कार्बन की 1 वैलेंसी या इलेक्ट्रॉन फ्री होता है और यही विद्युत की चालकता होता है। ठीक है, तो सभी बच्चे इसको स्क्रीनशॉट में डाल लें। चलिए ले लो। लगभग बराबर होता है बच्चे लोग, कहीं देख पढ़े हो तो कोई बच्चा कह रहा है कि डिस्टेंस जो है इतनी होती है। ठीक है, 3.4 लगभग बराबर होता है, उसमें आप दिमाग में पकाइएगा। ठीक है, और किताबों में कुछ डिस्टेंस का दिया रहता है। हो गया बच्चों का, चलिए लिख लीजिए। चलो मौर्य तुम वही मानो भाई, काहे बार बार लिख रहे। ठीक है, हाँ ये भी गलत नहीं है, पढ़ा रहे उसको पढ़िए। तीन 3.14 से 3.4 तक होता है। ठीक है, हर ग्रेफाइट की क्वालिटी आपने देखा होगा अलग अलग, कोई बहुत हार्ड होता है, कोई बहुत सॉफ्ट होता है, समझ रहे हो ना। इसको जब बनाते हैं तो उस पर डिपेंड करता है। 3.4 तक होती है। पेंसिल में HP आता है तो उसमें कई चीज़ लिखी होती है, और कुछ पेंसिल बहुत काली चलती है, हल्की चलती है, इसी पर डिपेंड करता है, उसके डिस्टेंस ध्यान रखें। ठीक है मौर्य जी, चलिए हो गया बच्चों का। तो नीचे लिखिए, ग्रेफाइट की संरचना में, ग्रेफाइट की संरचना में कार्बन हेक्सागोनल या खटभुजी, हेक्सागोनल या खटभुजी रूप में व्यवस्थित होता है, जिसमें कार्बन की 3 संयोजकताएं, जिसमें कार्बन की 3 संयोजकताएं बगल के कार्बन से कोवैलेंट बॉन्ड द्वारा जुड़ी, कोवैलेंट बॉन्ड द्वारा जुड़ी तथा प्रत्येक कार्बन की एक संयोजकता तथा प्रत्येक कार्बन की एक संयोजकता मुक्त होती है। ये हेक्सागोनल या खटभुजी संरचनाएं
एक दूसरे से सतहीय संरचना, लेयर्ड संरचना बना। इन संरचनाओं के मध्य दूरी अत्यधिक 3.14 से 3.4 अंगस्ट्रॉम तक होती है। अगर ये संरचनाएं एक दूसरे के ऊपर आसानी से स्लाइड कर सकती, फिसल सकती, ये संरचनाएं एक दूसरे के ऊपर आसानी से स्लाइड कर सकती, फिसल सकती। यही कारण है कि ग्रेफाइट का उपयोग, यही कारण है कि ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल की लीड, पेंसिल की लीड तथा शुष्क स्नेहक, ड्राई लुब्रिकेंट तथा शुष्क स्नेहक। अब एक पूछोगे बच्चे लोग, शुष्क स्नेहक क्या होता है? देखो, जो कुछ कल पुर्जे होते हैं, जैसे आप अपने साइकिल में सरल चलने के लिए ग्रीस देते हैं, तो ये ग्रीस जो होता है घर्षण को कम करता है और साइकिल को स्मूथली चलाता है, ठीक है। लेकिन कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पर आप ग्रीस दे सकते हैं तो वो उसमें आग भी लग सकती है, क्योंकि ग्रीस एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन होता है, फ्लेक्सिबल होता है, वो ज़्यादा गर्म होने पर जलने भी लगता है। इसलिए ऐसे स्थानों पर हम इस ग्रेफाइट के पाउडर को देते हैं। तो आपने देखा होगा पेंसिल को अगर आप रगड़ करके उसका पाउडर बना के हाथों से करिए तो आप सकता है, देखे हो ना। तो ये करता क्या है, घर्षण को कम करता है। तो वहाँ पर लुब्रिकेंट के रूप में इस्तेमाल होता है। ग्रीस नहीं लेकर के इसकी पाउडर डाल देते हैं, जैसे आपके घड़ियों के पुर्जे होते हैं या आप देखते हैं हवाई जहाज की पुर्जे होते हैं, उसमें भी इसका इस्तेमाल घर्षण को कम करने के लिए किया जाता है। जहाँ पर आग लगने की संभावना ज़्यादा होती है, इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। पैराग्राफ चेंज करके लिखना। ग्रेफाइट की संरचना में, ग्रेफाइट की संरचना में प्रत्येक कार्बन, ग्रेफाइट की संरचना में प्रत्येक कार्बन sp2 संकरित होता है, sp2 संकरित होता है। अमित कुमार बिंद, नाश्ता गटवा तू लोगन करो, ठीक है। अब हम नाश्ता करेंगे तो आप लोगों की कैरियर बिगड़ जाएगा। अब हम नाश्ता किए हैं कि नहीं बेटवा, इसको छोड़ देंगे, ठीक है। आप लोग खा पी करके बैठिए, जैसे तंदुरुस्त रहे, तभी तो हमारे पढ़ाने का मजा आएगा, ठीक है। हम तो वैसे बिना खाए पिए भी 24 घंटा पढ़ा सकते हैं। हाँ, हो गया बच्चे लोग, क्या लिखे हो? हाँ, अतः दो संरचनाओं के दो संयोजकता के मध्य 120 अंश का कोण बनता है, ठीक है। ये गुड कंडक्टर होता है, सभी बच्चे जान गए। इसका एक फ्री इलेक्ट्रॉन, और इसी के साथ आपका एटॉमिक क्रिस्टल या कोवैलेंट क्रिस्टल जो आपके कोर्स में समाप्त हो गया। नेक्स्ट टाइम पर हम मॉलिक्यूलर क्रिस्टल की चर्चा करेंगे, लेकिन आज की मुलाकात यहीं तक।